Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to learn about accounting concept, convention and principle. इससे पहले हम लोग ने बुक कीपिंग का मीनिंग, अकाउंटेंसी का मीनिंग, उसके साथ कनेक्टेड जो भी डिफरेंशिएट थे अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बीच में वो अन टर्मिनोलॉजी हमने स्टडी किया था। आज हम लोग अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन और प्रिंसिपल स्टडी करने वाले। लेट्स स्टार्ट। अकाउंटिंग का मीनिंग आपको पहले लिखा। अकाउंटिंग का मीन्स होता है कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन टू वेरियस पार्टी इंटरेस्टेड और कनेक्टेड विथ बिजनेस, जो बिजनेस में इंटरेस्ट लेती है या बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, जैसा कि ओनर्स, क्रेडिटर, इन्वेस्टर्स, बैंक है, ये सभी को कंपनी के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस। तो बुक कीपिंग कि हमें इसी के लिए हमें अकाउंटेंसी बहुत ज़रूरी है और अकाउंटेंसी बेस करता है बुक कीपिंग के ऊपर। तो हम लोग जनरली यहाँ पे बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का जो कंसेप्ट, कन्वेंशन और प्रिंसिपल है वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंसेप्ट। आपके बुक में देख सकते हो देयर आर 12 कंसेप्ट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। आउट ऑफ दैट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 6 कंसेप्ट व्हिच इज इम्पोर्टेंट टू यू। फर्स्ट जो आपको दिया है, फर्स्ट है बिजनेस एंटिटी। इसका सिंपल परिभाषा में हम लोग यूज करें तो ये कंसेप्ट का मतलब ये है कि बिजनेस एंड बिजनेस ओनर या बिजनेस का जो मालिक है दोनों सेपरेट है, दे बोथ आर नॉट सेम नहीं है। दिस कंसेप्ट implies that a business unit is separate and distinct from the ओनर और ओनर्स, मतलब कंपनी का बिजनेसमैन एक हो मालिक या दो हो या कितने भी हो, बिजनेस और उसके ओनर दोनों सेपरेट है, जो दोनों एक नहीं है। दैट इज अ पर्सन हु सप्लाई कैपिटल टू इट, यानी बिजनेस को अगर बिजनेसमैन कैपिटल देता है, अमाउंट इन्वेस्ट करता है, तो बिजनेस उसको अपनी लायबिलिटी के तौर पे कंसिडर करेगा एंड दैट वी हैव टू रिकॉर्ड इन द बिजनेस एज अ कैपिटल। तो बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट अकाउंट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, यानी हम जब कोई भी अकाउंटिंग एंट्री करेंगे तो हम बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करेंगे। वी आर ऑलवेज राइटिंग द जर्नल एंट्री फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव, यानी कोई भी एंट्री, जैसे कि बिजनेसमैन अगर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है तो बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, बट हम अगर बोलेंगे कि नॉर्मल सेंस में हमारा बिजनेस है, हम हमारे बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं, चाहे तब उसको विड्रॉ कर लेंगे। बट बिजनेस में ये दोनों एंट्रीज रिकॉर्ड होगी। जब हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हम बोलेंगे इट इज एन कैपिटल फॉर बिजनेस, और जब वही पैसा हम पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकालेंगे तो इट इज कंसिडर्ड एज अ ड्रॉइंग। तो यहाँ बिजनेस अपने हिसाब से उसकी एंट्री करेगा, चाहे ओनर भी वो पैसा बिजनेस में लगाता है या विड्रॉ करता है, तो दोनों की एंट्री उसको लिखनी पड़ेगी। तो हम जब भी एंट्री करेंगे तो हम बिजनेसमैन की बात नहीं करेंगे, थिंक अबाउट बिजनेस। जैसे कि अगर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे, हाफ ऑफ द बिल्डिंग, जैसे ये मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ आपको, हाफ ऑफ द बिल्डिंग is used for business office and other half of building is used for residence of the proprietor। समझो कि एक बिल्डिंग है जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, उसमें से आधा बिल्डिंग हम हमारे खुद के लिए यूज कर रहे हैं, जबकि आधा हम बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। तो टोटल रेंट अगर समझो उस जगह का 50,000 है, तो उसमें से बिजनेस जो है अपने हिसाब से कितना रेंट पे करेगा, तो ओनली 25,000 जो है वो बिजनेस रेंट के हिसाब से पे करेगा, और एक्स्ट्रा 25,000, क्योंकि अगर बिजनेस से 50,000 जा रहा है फॉर द पेमेंट ऑफ द रेंट ऑफ बिल्डिंग, तो वहां से 25,000 बिल्डिंग का जो हम पे कर रहे हैं फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव वो रेंट है। बट बाकी का 25,000 जो पर्सनल यूज बिजनेसमैन कर रहा है उसको बिजनेस लिखेगा ड्राइंग। ठीक है, तो ऐसे बिजनेस अपने हिसाब से उस एंट्री को रिकॉर्ड करेगा। हाफ एंट्री इज फॉर पर्सनल यूज एंड अदर हाफ इज फॉर बिजनेस यूज। तो हाफ एंट्री पर्सनल यूज के लिए वो लिखेगा ड्राइंग एंड और ऑफिस यूज के लिए लिखेगा रेंट। वैसे अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, दैट इज अ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट।
This concept implies that only those transactions which can be expressed in terms of money are recorded in the books of account. It means कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में जो ट्रांजेक्शन मनी टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कोई भी चीज को हम लोग नंबर्स में या क्वांटिटी में नहीं लिखेंगे। वी ऑलवेज राइट दैट थिंग्स इन अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव। हम लोग जब एंट्री करेंगे बुक कीपिंग में तो हमें उसको नंबर क्वांटिटी में डिस्क्लोज नहीं करना है। वी हैव टू डिस्क्लोज इन द रुपीज। सिंस मनी सर्व एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ट्रांजेक्शन एक्सप्रेस इन मनी आर रिकॉर्डेड। तो हम आज पता ही है कि कोई भी चीज का लेन देन अगर होता है तो वो पैसों में ही होता है, तो मनी मेजरमेंट में ही उसको लिखना जरूरी है। तो जैसे कोई भी कंट्री हो, जैसे इंडियन करेंसी है रुपीस, तो वी हैव टू राइट इन द रुपीस। अगर कोई अदर कंट्री है तो उसकी वहां की जो करेंसी है उसमें हमें उसकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वहां दिया हुआ है वर्किंग कंडीशन इन द वर्क प्लेस स्ट्राइक बाय द एम्प्लॉइज, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। जैसे अगर वर्किंग कंडीशन इन द वर्क प्लेस है, स्ट्राइक बाय द एम्प्लॉइज है, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, ये सब हम लोग बोल सकते हैं, बट इसको मनी टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो एज दे कैन नॉट बी एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी, तो इसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे इट हेल्प इन अंडरस्टैंड ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ बिजनेस एज अ मनी सर्व एज द मीडियम। तो एज अ कॉमन मेजरमेंट हम लोग अगर बात करें तो जिस चीज की हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसमें वहां ऑलवेज रुपीस में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर बिजनेस के पास 5 कंप्यूटर, 2 टेबल, 3 चेयर है तो वो असेट्स काउंट होती है। बट असेट्स को हम लोग नंबर में नहीं लिखेंगे, 5 कंप्यूटर है, 2 टेबल है, 3 चेयर है, वो हम लोग बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे तो हमें उसको मनी टर्म्स में, फॉर एग्जाम्पल वहां दिया हुआ है कि समझो 5 कंप्यूटर का 1,50,000, तो वी राइट इन द असेट साइड कंप्यूटर 1,50,000। टेबल समझो 15,000 के, तो हम लिखेंगे फर्नीचर 15,000। चेयर भी हमारे फर्नीचर में आएगा तो उसको हम फर्नीचर 2,500, ऐसा। यानी कि वट एवर वी आर राइटिंग इन द मनी टर्म्स। नेक्स्ट आते हैं थर्ड कंसेप्ट जो है कॉस्ट कंसेप्ट। An assets is recorded in the books on the basis of historical work। कोई भी assets को जब हम लोग एक्वायर करते हैं तो उसका एक्विजिशन कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब टोटल उस assets के ऊपर हमने कितना खर्चा किया पुट टू यूज करने के लिए। पुट टू यूज मतलब उसको यूज करने तक हमें कितना एक्सपेंस उसके ऊपर करना पड़ा, वो सारा हम उसी में काउंट करते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी बेस फॉर ऑल फर्दर अकाउंटिंग। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कभी भी हम लोग फर्दर अकाउंटिंग करेंगे तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है। इट डज नॉट मीन दैट असेट्स विल ऑलवेज बी शोन इन द कॉस्ट। इट इज रिकॉर्डेड एट अ कॉस्ट एट अ टाइम ऑफ परचेस। जब भी हम लोग कोई चीज परचेस करते हैं तो सिस्टमेटिक उसका जो वैल्यू है वो हमें लिखना जरूरी है। हर साल उसका सिस्टमेटिक डेप्रिसिएशन भी होगा, उसका वैल्यू रिडक्शन भी होगा, तो उसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने फर्नीचर परचेस किया है 3 लाख, सेम कॉस्ट हैज बीन रिकॉर्डेड, तो हमें 3 लाख ही लिखना है। इन केस द मार्केट वैल्यू अगर उसका 1 लाख हो गया खरीदने के बाद या 1.5 लाख हो गया, तो आप उसको 1 लाख 1.5 लाख नहीं लिख सकते। आपने कितने में एक्वायर किया हिस्टोरिकल कॉस्ट में, आप अपनी बुक में वही लिखोगे। यानी हमने अगर वो 3 लाख में लिया है तो विल राइट 3 लाख। नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 4 इज द कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट हमें क्या बोलता है कि हम अगर कोई पॉलिसी, इसका मतलब है कंसिस्टेंट रहना, मतलब हमें हमारे रूल्स रेगुलेशन जो एक बार फ्रेम किए हम वही पॉलिसीज को, वही रूल को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, एनी पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर अकाउंटिंग शुड बी कंटिन्यू and consistent throughout the business, and it need not be changed generally unless and until circumstances demanded। यानी कोई भी पॉलिसी आपने अगर अडॉप्ट की हुई है, कोई भी पॉलिसी, कोई भी रूल हमने अगर बिजनेस में लिया है कि हम इसी तरीके से करेंगे, तो हमें कंसिस्टेंट उस बिजनेस में वही पॉलिसी को आगे बढ़ाना है। जनरली हम लोग उस पॉलिसी को चेंज नहीं करते अनटिल अगर ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस आई जिसमें हमें उस पॉलिसी में चेंज करना पड़ा।
जैसे कोरोना के टाइम जैसे हुआ, अनड्यू सर्कमटेंसेस अगर अराइज हुई और हमें हमारी पॉलिसी में थोड़ा चेंज करना पड़ा, तो हम वहाँ ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ब्रेक करते हैं। अदरवाइज नॉर्मल कंसिस्टेंसी कंसेप्ट हम लोग ब्रेक नहीं करते नॉर्मल कंडीशन में। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, कंपनी अडोप्टेड फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। समझो किसी कंपनी ने FIM मेथड अज्यूम किया। आपको आएगा ये चैप्टर नेक्स्ट जो है आगे डेप्रिसिएशन चैप्टर, उसके अंदर दो मेथड है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और WDV मेथड। अगर किसी कंपनी ने फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड अज्यूम किया है और उसी को फॉलो कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के लिए फिक्स एसेट्स पे, तो उन्होंने पहले साल अगर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड यूज किया है तो उसको एस्टिमेटेड लाइफ के हिसाब से हमें उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहना है एवरी ईयर। हम फर्स्ट ईयर FIM मेथड से यूज करेंगे, फिर 2 साल के बाद हम WDV पे जाएंगे, फिर वापस FIM पे, ऐसे हम बार बार इस रूल को चेंज नहीं कर सकते। ये हमें बताता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। नेक्स्ट कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है, while recording the business transaction we have to anticipate no profit but provide for all possible loss। कंजर्वेटिव कंसेप्ट हमें नॉर्मल बिजनेस लाइफ का रूल बताते हैं। जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमें प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करना है। वी ऑलवेज एंटिसिपेट कि हाउ मच लॉस वी कैन बेयर। It encourages certain secret reserve by making excess provision to prevent loss। ये हमें encourage करता है कि हम क्या करें, एक्सेस प्रोविजन करें, जिससे जब प्रॉफिट हो तो हमारा प्रॉफिट हम रिजर्व में ट्रांसफर करें, यानी कभी भी फ्यूचर में अगर कोई लॉस हो तो हम लोग उस लॉस को वहां रिजर्व से कवर करें। तो ये हमें कंजर्व करना सिखाता है, मतलब कि सेविंग करना। The income statement may show lower income and balance sheet overstated the liability and understated the assets। This policy of recording is asking the account to play safe। यानी हम लोग हमारी इनकम को शोज लोअर, इनकम कम दिखाते हैं, बैलेंस शीट में हम हमारी लायबिलिटी ज्यादा ओवरस्टेट करते हैं और असेट्स को अंडरस्टेट करते हैं। जब ऐसा हम कम करते हैं तो हम लोग कौन सी पॉलिसी एड्यूम कर रहे हैं, टू प्ले सेफ, मतलब सेफ खेलना। यहाँ अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम भी हुआ तो हमें इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बिकॉज वी आर ऑन द सेफर साइड, because we are assuming the policy as per the conservatism concept। For example यहाँ लिखा है closing stock। समझो कि जब 31 मार्च को ईयर एंडिंग हुआ है तब उसका प्राइस है 25,000 और मार्केट वैल्यू उसका चल रहा है 35,000 31 मार्च को। तो ईयर एंडिंग पर ये हमारा बन जाता है क्लोजिंग स्टॉक, ये बिका नहीं है, तो हम लिखेंगे असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक। तो विचेवर हम लोग दोनों में से कौन सा वैल्यू लिखे, तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट हमें बोलता है विचेवर इज लेस, जो कम वाला वैल्यू है वो लिखो, क्योंकि 35,000 वो मार्केट वैल्यू है, यानी वी आर एज्यूमिंग के 10,000 प्रॉफिट हो सकता है। 31 मार्च को प्रॉफिट दिख रहा है, बट सपोज नेक्स्ट ईयर दैट इज ऑन 1 अप्रैल, एक दिन के बाद उसका वैल्यू उतना ना रहे तो वी कैन नॉट अज्यूम कि भाई इतना ही प्रॉफिट मिलेगा। शायद वो 25 का 50 भी मिले, शायद 25 का वैल्यू हमें आगे जाके नेक्स्ट ईयर में 20 भी मिले या 10 भी मिले। तो हम लोग ऑलवेज हमारी जो असेट्स है, जैसे कि यहाँ स्टॉक की बात कर रहा हूँ, विचेवर इज लेस वाले कंसेप्ट के हिसाब से लोवेस्ट वैल्यू जो है दोनों में से वो लिखेंगे, दैट वी आर गोइंग टू राइट 25,000। And the last concept for the day, it's a going concept concern concept।